बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना फर्स्ट ईयर के सिलेबस का टॉपिक देखेंगे, फर्स्ट यूनिट का आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस कोई भी टॉपिक होगा केमिस्ट्री का, इंशाल्लाह उसके अंदर से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर उसके अंदर से कोई एमसीक्यूज पॉसिबल है तो वो एमसीक्यूज, और उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है ये आपको समझाया जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी और इसके बाद एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है, और डिफाइन करना आपने अपने वर्ड्स के अंदर होता है। ठीक है, डेफिनेशन आ गई सबसे पहले, आप इसी तरह हेड देंगे पेपर के अंदर। ओके, देखें आयनाइजेशन, जिस चीज के एंड पे TION लगता है ना, ठीक है, वो एक अमल होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे ऑपरेशन ही है तो एक प्रोसेस का नाम है। आयन बनाने वाले प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अब इसको केमिस्ट्री की साइंस के अंदर कैसे करते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए होगी। ठीक है, किस लिए रिक्वायर्ड होगी, टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म ए यूनी पॉजिटिव आयन। ठीक है, कि एक गैसियस एटम के आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, और कौन सा गैसियस एटम, आइसोलेटेड, ठीक है, उसमें से उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो हमारे पास क्या लाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स डेफिनेशन के अंदर चीजें हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, ठीक है, वैलेंस शेल क्यों, दूसरा आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों, और यूनी पॉजिटिव आयन क्यों। ठीक है, देखें, और मिनिमम क्यों, मिनिमम इसलिए कि जैसे हमारा एक काम हो रहा हो ना, कि मेरा ये काम हो जाएगा, मैं 500 रुपए दूं तो मेरा ये काम हो जाएगा। डेफिनेटली अगर मैं उस बंदे को 1000 रुपए दूं तो मेरा वो ये वाला काम कर देगा, लेकिन अगर मैंने किसी को बताना हो कि ये काम कितने में हो जाएगा तो मैं कहूंगा ये काम 500 में हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम लेते हैं कोई भी चीज जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके जो सबसे लीस्ट स्टेज होता है कि कम से कम इतने देने से ये काम हो जाएगा। तो इसीलिए वो कम से कम एनर्जी जो दे के हम क्या कर सकते हैं, अपना एक कैटाइन या पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कहलाते हैं मिनिमम एनर्जी। अब एनर्जी चाहिए क्यों होती है, नेक्स्ट चीज आ गई एनर्जी रिक्वायर्ड। देखें, न्यूक्लियस, पहला शेल चाहे दूसरा शेल, ठीक है, पहले शेल में 2 ये लिथियम ही बना लेते हैं, आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस की इसके ऊपर अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, न्यूक्लियस इसको और इलेक्ट्रॉन उसको, तो इसको यहां से निकालना क्या है, मुश्किल है, क्या है, ठीक है, इन दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि ये खुद ब खुद यहां से निकल जाएगा, जिन केसेस में ये खुद निकलते हैं वहां पे हमें बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, व्हाटसोएवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों, देखें, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए सबसे आसान है इसको रिमूव करना। ठीक है, ये दरमियान वाले स्टेबल हैं, इनको तोड़ने के लिए, इनको निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन जब हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो पहले ही बाहर वाला क्या करेगा, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, फिर आ गई आइसोलेटेड क्यों, आइसोलेटेड गैसियस एटम क्यों लेते हैं, ये भी एक आपका एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखें, जो आइसोलेटेड नहीं ना होंगे, लेट्स सपोज ये एक न्यूक्लियस है और ये उसका एक शेल है, ये दूसरा एटम है, ये सॉलिड के अंदर समझे इकट्ठे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सॉलिड के अंदर एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। अब देखें, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उसके ऊपर इसकी फोर्स भी है, इस न्यूक्लियस की फोर्स भी है, इस न्यूक्लियस की फोर्स भी है, इस न्यूक्लियस की क्या है, फोर्स। तो ये अकेला नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जब आपने इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बतानी हो, लेट्स सपोज ये सोडियम ही है, बेशक ये सारे सोडियम है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सोडियम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए
लेट्स सपोज यहाँ पे एनर्जी लगी 1000 किलो जाउल पर मोल, ये इसका यूनिट है एनर्जी का, ठीक है, जाउल एनर्जी का यूनिट, पर मोल, एक मोल में से आयन, एक मोल की आयन बनाने के लिए इतने किलो जाउल चाहिए होंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे, अच्छा इसके इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन, तो ये इससे आप ना वाज़े रिजल्ट नहीं ले सकते। क्यों? ये जो इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है ये प्रेशर में कर रहा है, इसके ऊपर इन न्यूक्लियस का भी प्रेशर है, इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या है, प्रेशर है, कुछ इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ इसको रिपेल कर रहे हैं, तो आप इससे जो है ना ऑथेंटिक रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ऑथेंटिक रिजल्ट हमारा किससे आएगा? आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, एटम दूर दूर होते हैं, उनके एटम एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते, इसलिए जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो हम गैसियस एटम लेंगे टू फॉर्म ए यूनि पॉजिटिव आयन, ठीक है, और आयनाइजेशन एनर्जी के बाद वो क्या बनेगा, फर्स्ट आयनाइजेशन के बाद बनेगा यूनि पॉजिटिव, का मतलब उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन थी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, ये आ गई इसकी डेफिनेशन। देन डेफिनेशन के बाद आप एग्जांपल लिख लें, ठीक है, सोडियम है ना Na गैसियस, ठीक है, कोशिश किया करें ये लिखा करें, ये इनके जो स्टैंडर्ड स्टेट्स होते हैं ना, ठीक है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, ठीक है, इस साइड से साइड पे वो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एनर्जी चाहिए होगी ना, वो होगी प्लस का 496 किलो जाउल पर मोल, ये एनर्जी का क्या होगा स्टूडेंट्स, और प्लस वाला साइन यहाँ शो कर रहा है कि ये एनर्जी हमें क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ये इसकी क्या है, एक एग्जांपल है, अगर शॉर्ट के अंदर आता है तो डेफिनेशन विद एन एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे आयन्स होते हैं, कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, लूज कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो सोडियम है ना, इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, उसके बाद इसका ये शेल ही खत्म हो जाता है, बाहर वाला शेल क्या होता है, बहुत खत्म हो जाता है। अब ये 9 जो है ना, इसके अंदर प्रोटॉन्स है, सॉरी 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो इनकी अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाती है, तो अब मजीद इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए सोडियम कभी भी Na2 पॉजिटिव नहीं बनाता, मतलब ये मजीद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम है ना स्टूडेंट्स, कैल्शियम ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Ca पहला पॉजिटिव आयन बनाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये होगी आई थिंक 550 किलो जाउल पर मोल, इतनी ही राउंड अबाउट ये होगी, ठीक है। यानी कि हमने कैल्शियम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आया, ठीक है, और एनर्जी चाहिए सॉरी 590 किलो जाउल पर मोल। ये ना ये रट्टे वाली चीजें हैं कि अब एनर्जी कितनी चाहिए होगी, ठीक है, लेकिन प्लस है तो हमें एनर्जी चाहिए होगी, आप चाहे एनर्जी लिखें चाहे एंथैल्पी लिखें, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, 1I लिखना बुक में आपकी 1I, ये आप नहीं भी लिखेंगे, बस आप ये लिख देंगे कितनी एनर्जी चाहिए, प्लस का 590 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अब इसके पास अब ये एबिलिटी है, अब Ca1 प्लस है ये कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है अपना, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 3 होते हैं, ठीक है। जो एनर्जी यहां से चाहिए होगी वो होगी 1150 किलो जाउल पर मोल, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए थी 590, ठीक है, लेकिन जब दूसरा निकाला अब एनर्जी चाहिए 1150, डबल हो गई, तकरीबन डबल। क्यों हो गई स्टूडेंट्स? जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो क्या बन जाता है, एक कैटाइन बन जाता है, ठीक है, और कैटाइन का साइज पहले वाले की निस्बत क्या होता है, छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर बढ़ जाती है, जैसे मैंने सोडियम का आपको समझाया, लेट्स सपोज ये Ca का वैलेंस शेल था, ठीक है, अब मुझे नहीं याद इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हमने एक इसमें से रिमूव किया, लेट्स सपोज वैलेंस में इसके 3 थे, 1 2 3, ठीक है, एक रिमूव किया तो इसका साइज पहले की निस्बत स्टूडेंट क्या रह जाएगा, अभी शेल है बेशक,
लेकिन साइज पहले की निस्बत छोटा रह जाएगा। अब वैलेंस शेल में रह गए 2 इलेक्ट्रॉन। जब साइज छोटा तो न्यूक्लियस की इसके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ गई। वैसे भी खुद सोचें कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन उतने के उतने ही हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ गई। जहां पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में अट्रैक्शन ज्यादा होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब अगर इसमें से एक और रिमूव कर दें, यहां से ये रिमूव हो गया, ठीक है, लेट्स सपोज दूसरा भी रिमूव होगा। अब इसका साइज स्टूडेंट पहले की निस्बत भी क्या हो जाएगा, मजीद छोटा हो जाएगा। इसकी निस्बत ये वाला साइज मजीद छोटा, तो ये तीसरा निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अगर मैं ये लिखूं Ca2 प्लस में से मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Ca3 प्लस बनाना हो, तो अब जो एनर्जी है ना वो समथिंग अराउंड अबाउट 4950 किलो जाउल पर मोल, इतनी हमें एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब ये स्टूडेंट इतनी हाई क्यों है, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों, इलेक्ट्रॉन कम। जैसे सोडियम की मैंने मिसाल दी, पहले 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। अब इस केस में प्रोटॉन उतने ही रहे, 2 इलेक्ट्रॉन मजीद कम हो गए तो प्रोटॉन उतने ही है, कम इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, उनके लिए आसान है, वो अपने बहुत क्लोज कर लेंगे। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो जब न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल, इसीलिए जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है तीसरे वो क्या है, वेरी हाई है, ठीक है। तो याद रखें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ये हमेशा ग्रेटर होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से, और ये ग्रेटर होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, ठीक है। रीजन स्टूडेंट्स वही है, रीजन स्टूडेंट वही है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पीछे जो एटम बचता है, जो एनाइन कैटाइन बचता है, उसका साइज छोटा, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। मजीद अगर उसमें से भी निकालना तो साइज मजीद छोटा, अट्रैक्शन मजीद स्ट्रॉन्ग, तो जितनी न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी उतनी ही क्या होगी, हाई। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इस पे एक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले आ गया इसके अंदर, आप कह लें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियर चार्ज का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, पहला जी न्यूक्लियर चार्ज। बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स, कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी वहां पे आयनाइजेशन मुश्किल होगी, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। सो एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, बढ़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, उन्हें रिमूव करना क्या होता है, मुश्किल। ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, ठीक है, आपने इसकी सिर्फ लॉजिक समझनी है। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव देम, उनको रिमूव करना मुश्किल। सो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। तो रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उसको रिमूव करना मुश्किल, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दूसरा, साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज क्या लें इसको। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स,
अगर एटम का साइज बड़ा होगा, इतना बड़ा, लेट्स सपोज दरमियान वाले छोड़ दें जितने भी हैं, इसकी इस पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, या खुद सोचें इस वाले न्यूक्लियस की इस पे अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका साइज छोटा, डेफिनेटली न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो इसको रिमूव करना मुश्किल है, इसको रिमूव करना आसान है। ठीक है, तो आप यहां लिखें एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, इंक्रीजेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की जो खींचने की ताकत है, अगर साइज बढ़ रहा है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज, डिक्रीजेस। सो इट इज इजी टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब आसान हो गया रिमूव करना, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, एंड वाइस वर्सा। यहां पे एक लाइन लिख दिया करें, एंड वाइस वर्सा। उल्ट का क्या मतलब, कि अगर साइज डिक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज, वाइस वर्सा हो गया ना उल्ट, तो रिमूव करना मुश्किल, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस का साइज कम हो गया, जैसे इस केस में साइज उसकी निस्बत कम, इसकी अट्रैक्शन इंक्रीज, इसको रिमूव करना डिफिकल्ट, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, ये होगा आपके पास एटॉमिक साइज का। इन्हीं को देख के ना अब हमें अपने पीरियोडिक और जो दूसरे ट्रेंड्स है ना वो भी बताएंगे। ठीक है, थर्ड जो इफेक्ट है ना वो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अच्छा, ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, और ये एक टॉपिक एक पूरा अलग से टॉपिक है। केमिस्ट्री का एक असूल है कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, ये दो सूरतें होती हैं कि अगर आपके जो ऑर्बिटल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं वो हाफ फील्ड हैं या कंप्लीटली फील्ड, आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल, सो दे रिजल्ट, जो एटम स्टेबल हो, ठीक है, दे रिजल्ट इन हायर आयनाइजेशन एनर्जीज, आयनाइजेशन एनर्जीज। अगर हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड है तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि वो स्टेबल है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जांपल देखिए ना, अभी हमने बात की अगर साइज कम होगा तो एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा तो भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। साइज भी छोटा हुआ, नाइट्रोजन की निस्बत ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसकी कम है और इसकी क्या है, ज्यादा। वजह क्या है, देखिए नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे 2s, 2px, 2py और 2pz, 2pz, बाकी इसके 5 रह गए। ठीक है, इसमें 2 आ जाते हैं स्टूडेंट, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया हाफ फील्ड, मतलब तीनों के तीनों ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है। तो अभी हमने बात की हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब आ जाए ऑक्सीजन, इसके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने, 8, 1s में 2, 2s में 2, 2px, 2py और 2pz। ठीक है, p के 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, तो ये इधर 2, 3, ये देखिए 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब ये जो ये 2p पूरा एक ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल हाफ फील्ड नहीं है, ये वाला पूरा फील्ड है, ये दोनों हाफ फील्ड है। या तो ये भी कंप्लीटली फील्ड होते या ये पहले वाला भी हाफ फील्ड होता, क्या होता, हाफ फील्ड होता, तो ये वाला इसकी निस्बत क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। लेकिन अब ये हाफ फील्ड है, ये ना हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड है, ये इसकी निस्बत ज्यादा स्टेबल है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1403 है प्लस, और इसकी है 1365 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट से क्या फर्क लगता है स्टूडेंट्स, कि जो एटम जिनके वैलेंस शेल या कंप्लीटली फील्ड, इतनी सी बात आप लिख देंगे ना उसको समझ आ जाएगी, या कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। अब अगर हम पीरियड में चले ना तो साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की इसकी निस्बत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की इसकी निस्बत क्या है, कम। ये क्या है, हाफ फील्ड है। सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं, नाइट्रोजन के नीचे आई थिंक फास्फोरस आएगा और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है,
इसकी इसकी निस्बत भी ज्यादा, हालांकि इसकी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन इसकी ज्यादा, क्यों? ये हाफ फील्ड होगा, ये हाफ फील्ड नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है, इसके बाद है स्टूडेंट्स शील्डिंग इफेक्ट, चौथा है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया कि न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन का कम हो जाना किसकी वजह से? दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखें, ये पहले शेल में 2, दूसरे में 8, ठीक है। अब न्यूक्लियस के दरमियान ये 8-10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस बेचारे की इस पर इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं रहेगी, तो आयनाइजेशन इसको यहां से निकालना आसान होगा। देखें, अगर आपके और जिसको आपने निकालना है उसके दरमियान में 10-12 लोग खड़े हो गए तो नजर ना आ रहा हो, मतलब आप इसको निकालना चाहते हैं, ठीक है, और इसको खींचने वाला सिर्फ ये है, और दरमियान में 10 लोग और आ गए तो इसको यहां से निकालना आसान है। अगर निकालना आसान तो आयनाइजेशन एनर्जी कम, और जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो शेल और बढ़ जाते हैं, शेल क्या हो जाते हैं और, इसके अंदर 18 हो जाते हैं, ठीक है। 18 पूरे करते करते लेट्स सपोज ये अब बाहर वाले और इसके दरमियान में मजीद ढेर सारे आ गए तो इसको निकालना मजीद आसान। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट इट इज easy to remove वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आसान है, ठीक है ना। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्या होती है? कम होती है। ये मैंने अपने वर्डिंग में लिख लिया था, लेकिन आपको समझा दिया कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर शील्डिंग इफेक्ट कहीं पे कम, जैसे हाइड्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसको निकालना बहुत क्या है? मुश्किल है, ठीक है। नीचे आ जाए, लिथियम 2, 1, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी निस्बत क्या है? मजीद ज्यादा कम है थोड़ी सी, क्यों? दरमियान में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सोडियम, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे भी क्या है? कम है, ठीक है, क्यों? दरमियान में 2 और यहाँ पे मजीद 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 आ गए। ये जब हम ट्रेंड्स देखेंगे तब आपको लाजमी समझ आ जाएगी। लास्ट जो है ना इसका पांचवा स्टूडेंट्स, पांचवा है इसका स्पिन स्पिन रिपल्शन, ठीक है, ये है पांचवा। अब स्पिन स्पिन रिपल्शन क्या होता है कि अगर एक ही सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो? मौजूद हो, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये रिपेल कर रहे हो ना, कभी भी याद रखें, एक ही ऑर्बिट के अंदर जब भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक की स्पिन इस तरफ है क्लॉकवाइज, तो दूसरे की क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। एक की एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे की क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल की वजह से उसको रिमूव करना क्या हो जाता है? आसान। यही वजह यहां पे भी देखें, हाफ फील्ड, ये कोई एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहा, ये रिपेल नहीं कर रहे, इनको जो है ना निकालना मुश्किल। लेकिन ऑक्सीजन के केस में 8 होते हैं, 8वां यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। तो रिपल्शन की वजह से इसको निकालना आसान है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। यहाँ कोई आखिरी शेल, ये आखिरी ये काउंट होगा, ठीक है, ये नहीं काउंट होंगे, ठीक है। तो इनमें से निकालना मुश्किल, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी निस्बत थोड़ी सी क्या है? ज्यादा। तो जब न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होंगे तो उनके दरमियान क्या होगी? स्पिन स्पिन रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद है इसके ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में ना देखें, यही सारी चीजें बतानी है। ग्रुप्स की बात करें ना, ग्रुप्स में, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस तरफ आए, जैसे मैंने बताया था एटॉमिक रेडियस में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं। साइज छोटा तो अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, तो ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा ये भी देखें, ग्रुप में साइज भी क्या होता है? डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन अगर साइज कम हो रहा हुआ, ठीक है, बड़े छोटे 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 मजीद छोटे, तो छोटे होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की छोटे एटम के अंदर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। ये चीजें भी लिखेंगे हम, फिलहाल ये सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इन पॉइंट्स की मदद से ही, ठीक है,
शील्डिंग इफेक्ट, जब हम पीरियड्स में नीचे सॉरी ग्रुप्स में नीचे आते हैं तो ढेर सारे शेल ऐड हो जाते हैं, शेल ऐड होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम होगी, ठीक है, और इस तरफ बढ़ेगी। क्यों? इस तरफ शील्डिंग इफेक्ट उतना ही रहता है, साइज कम, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज, ठीक है। ये स्पिन स्पिन और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से ना दरमियान में एक दो क्या आएंगी, आप कह लें जैसे केमिस्ट्री के अंदर कहा था देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शंस, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अभिजीत कहता है ना गड़बड़ जरूर होगी केमिस्ट्री के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स की बेस पे, इसके हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स लाजमी लिखने होता है, ठीक है। अब देखें डाउन, पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप भी देखते हैं और अलोंग द पीरियड भी देखते हैं। ग्रुप्स ऐसे होते हैं वर्टिकल और पीरियड ऐसे हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है नीचे आते। देखें हाइड्रोजन छोटा सा, फिर लिथियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, पोटाशियम उससे बड़ा, ठीक है, रुबिडियम उससे भी बड़ा, ठीक है। तो जब साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस की बाहर वाले पे अट्रैक्शन कम। दूसरा, दरमियान में इसका सिर्फ एक शेल, इसका एक और शेल, इसके दो शेल, इसके एक दो तीन शेल, तो नीचे आते हुए शील्डिंग इफेक्ट आल्सो, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीजेस, ये भी बढ़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपने पूरा पूरा सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पे हिंट्स दे रहा हूं कि आपने क्या लिखना है, ठीक है। एटॉमिक साइज बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, ठीक है। सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम, डिक्रीजेस, सो आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप। कहां पे? डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे आते हुए, ओके। यही इसकी लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन वाई से आ सकता है, वाई डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्या होती है? इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाते हुए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? दो रीजन है। एक तो साइज एटम का कम होता है, जब हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटम का साइज कम होता है, इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कम या एटॉमिक रेडियस जब कम हुआ, देखें हाइड्रोजन ये है ना, तो हीलियम इससे छोटा, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान उससे छोटा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम सोडियम की निस्बत क्या है? छोटा है। जब साइज इस तरफ कम हो रहा है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रही है, क्योंकि वो उसके करीब आ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई तो उसको रिमूव करना मुश्किल, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है, साइज लिखे हैं रेडियस, एंड आल्सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हमने जब इसके इफेक्ट्स पढ़े थे, पढ़ा था कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, देखिए सोडियम का एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को, सॉरी सोडियम के 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को, मैग्नीशियम के 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को, इस तरह चलते चलते कहीं 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे को बड़े ज्यादा शिद्दत से खींचेंगे। साइज बहुत छोटा तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। ये दो इसके ट्रेंड्स लिख रहे हैं। अच्छा अब आ गई एक्सेप्शंस, ठीक है। ये वाई के साथ क्वेश्चन आ सकते हैं, वाई अलोंग द पीरियड इंक्रीज, वाई अलोंग द डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये देखिए ना स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन से पहले ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर, इस तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और इस तरफ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। देखिए हाइड्रोजन, हमने कहा डाउन द ग्रुप कम होती है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम
हाइड्रोजन की निस्बत लिथियम की कम, लिथियम की निस्बत सोडियम कम। देखिए हाइड्रोजन कितनी, लिथियम की उससे कम, सोडियम की उससे भी कम, ठीक है। तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, फिर लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटाशियम की, ठीक है, ऐसे करके। ओके, ये ग्राफ ही शो कर रहा है। अच्छा अब आ जाए पीरियड्स में, लेफ्ट टू राइट। हाइड्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए, हीलियम की, हाइड्रोजन की कम और हीलियम की ज्यादा। देखिए हाइड्रोजन की इतनी है तो हीलियम की कितनी ज्यादा है, क्यों, ये कंप्लीटली फिल्ड है। सॉरी ये बात वहां बतानी भूल गया था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो नोबल गैसेज है ये कंप्लीटली फिल्ड है, तो बहुत स्टेबल है, इनकी एनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। हीलियम के बाद ये नियॉन होगा, देखें, ठीक है जी। अच्छा हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती है नोबल गैसेस, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने ग्रुप, अपने पीरियड के अंदर सबसे क्या होती है, हाई होती है। पहला पीरियड है हाइड्रोजन और हीलियम का, हीलियम की सबसे हाई। लिथियम बेरिलियम, ये दूसरा पीरियड है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पे होगी फ्लोरीन और ये है नियॉन। तो नियॉन की सबसे हाई, तो पीरियड में ये बढ़नी चाहिए, ठीक है जी, बात आपकी समझ आ गई। लिथियम से पीरियड शुरू हुआ, बढ़ी, बोरान बेरिलियम की बढ़ गई, ये बोरान की कम हो गई, फिर ऑक्सीजन की कम होगी। ये क्या रीजन है स्टूडेंट्स, रीजन ये है कि इनसे पहले ये जो बेरिलियम और नाइट्रोजन मौजूद है ना, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है 1s2 2s2, ये कंप्लीटली फिल्ड, ये इसका ऑर्बिटल है ही नहीं, साइज छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अब आ गया बोरान। बोरान का पता क्या होता है, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, या फिर ये वाला भी एक यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, तो ये हाफ फील्ड नहीं, ये लेस स्टेबल है, ये आसानी से इसको रिमूव कर देता है। तो बेरिलियम की निस्बत इसकी क्या हो गई, कम। ये एक्सेप्शन है ये स्टूडेंट्स, और ये बड़े लॉजिकल और ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि बोरान की बेरिलियम से कम, क्योंकि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप पहले बताएंगे। तो देखें 1s2 और 2s2 ये फील्ड है, इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है ये फील्ड है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये कोई भी नहीं, तो ये 2px को उड़ा देगा। ये दो फील्ड हो गए तो ये स्टेबल, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। बोरान के केस में यहाँ पे एक आ गया, अब ये हाफ, ये कंप्लीटली फील्ड नहीं है ना, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। ये वाला इसकी रिपल्शन की वजह से, या ये यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ये आ गया, तब भी जो है ना, ये अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये लेस स्टेबल है, ये आसानी से लूज कर देता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की निस्बत क्या हो गई, कम। अब हम आगे जा रहे हैं, कार्बन बढ़ गई, नाइट्रोजन बढ़ गई, ऑक्सीजन की फिर कम। नाइट्रोजन के केस में जब मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन की जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 और ये 3, ये अब ये तीनों हाफ फील्ड क्या हो गए, हाफ फील्ड, ये स्टेबल। लेकिन ऑक्सीजन के केस में 8 होते हैं, तो 8वां यहाँ आ गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इसको आसानी से रिमूव करवाने में मदद देते हैं, और जो आसानी से रिमूव हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। तो आप कह लें कि ग्रुप ये है हमारे पास, आई थिंक 5, ये है सॉरी 7 6 5 5 बी ए से 6A। तो ग्रुप 5A से जब भी हम ग्रुप 6A में जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्यों, 5A वालों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबके सब की हाफ फील्ड होगी, हाफ फील्ड होने की वजह से ये स्टेबल होंगे, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये जो छठा ग्रुप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, ठीक है, सिलीनियम, ये जितने भी है ना, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी इनके पीछे वालों की निस्बत क्या होगी, कम, क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड ना कंप्लीटली फील्ड ये वाली नहीं होगी, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है कि ग्रुप 6A 5A से 6A में जाएं तो आयनाइजेशन वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम 5th to 6th। वैसे हमने पढ़ा ना, पीरियड में जा रहे हैं तो बढ़नी चाहिए, लेकिन 5वें से 6ठे में कम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिमिलरली ये है स्टूडेंट्स दूसरा, और ये है तीसरा, दूसरे से तीसरे में भी कम। दूसरे वाला फील्ड, ये वाला जो है ना हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड वाली कन्फिग्रेशन नहीं रखते, इसलिए इनकी क्या हो गई, कम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो वेरिएशंस आपने लाजमी बतानी है, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए, ठीक है। वाई वाले जो लॉजिकल क्वेश्चंस थे वो भी आपको बताए। होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।